रामपुर गांव हरे भरे खेतों के बीच और एक बड़े खुले आसमान के नीचे बसा हुआ था। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदगी आमतौर पर एक शांत नदी की तरह बहती थी, एकदम काल्म और प्रिडिक्टेबल। लोग एक दूसरे को जानते थे, उनके सुख दुख अक्सर गांव के चौक में पुराने बरगद के पेड़ की छांव में शेयर होते थे। बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते थे, उनकी हंसी हवा में गूंजती थी और बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने की कहानियां सुनाते बैठते थे। फिर भी इस इतने सुंदर माहौल में भी एक काली जगह थी, एक ऐसी जगह जो गांव वालों के दिलों पर एक लंबी ठंडी परछाई डालती थी। ये जगह थी एक पुराना टूटा फूटा घर जो गांव के बिल्कुल किनारे पर अकेला खड़ा था, मानो उसे बेहिसाब उगी झाड़ियों और बेलों ने निगल लिया हो। इस भुतहा स्ट्रक्चर को सब जानते थे, बच्चे हों या बूढ़े। छाया का घर द हाउस ऑफ शैडोज के नाम से। उसकी दीवारें टूट रही थीं, उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी थीं जो बस शून्य में घूरती रहती थीं। उसके आसपास जो अजीब से पेड़ थे, उन पर कोई चिड़िया कभी नहीं चहचहाती थी और बड़े से बड़े हिम्मत वाले बच्चे भी पास से गुजरते हुए अपनी चाल तेज कर लेते थे। सूरज ढलने के बाद कभी उसकी तरफ सीधे देखने की हिम्मत नहीं करते थे। छाया का घर के आसपास की हवा हमेशा ज्यादा ठंडी, ज्यादा भारी लगती थी, जैसे किसी अनदेखे दुख या किसी पुराने बैर के बोझ से दबी हो। गांव वाले उसके बारे में कानाफूसी करते थे। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। हर कहानी उसकी भयानक रेपुटेशन में एक और परत जोड़ देती थी। वो कहते थे कि घर सिर्फ खाली नहीं था, वो इंतजार कर रहा था। इस गहरे डर की जड़ जुड़ी थी उसकी आखिरी जानी मानी रहने वाली से, एक औरत जिसका नाम माया था। वो वहां बहुत बहुत साल पहले रहती थी, एक अकेली सी औरत, रहस्य में लिपटी हुई। माया दूसरे गांव वालों जैसी नहीं थी। वो अपने आप में रहती थी, बहुत कम बोलती थी और माना जाता था कि उसे पुराने मना किए गए जादू टोने का ज्ञान था, वो काला जादू जिसे अक्सर ब्लैक मैजिक कहते हैं। लोग देर रात उसकी खिड़कियों में अजीब सी रोशनी टिमटिमाते देखते थे और हवा के साथ बहकर आते हल्के बेचैन करने वाले मंत्र सुनते थे। कुछ का दावा था कि उन्होंने उसे परछाइयों से बातें करते देखा है, जबकि कुछ कसम खाते थे कि वो रात के जीवों को काबू कर सकती थी। उसका होना एक पहेली थी, डर और न चाहते हुए भी इज्जत, दोनों का सॉस। फिर एक दिन जैसे साफ मौसम में अचानक तूफान आ जाता है, माया बिना किसी निशान के गायब हो गई। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, किसी को नहीं पता था वो कहां गई। ऐसा लगा जैसे धरती खुद फट गई हो और उसे पूरा निगल गई हो। उसके गायब होने के बाद छाया का घर और भी ज्यादा सिनिस्टर हो गया। उसकी सड़ती दीवारों के अंदर से अजीब आवाजें आने लगी, हल्की फुसफुसाहटें, दर्द भरी चीखें और कभी कभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मजाक उड़ाती सी हंसी। उसके खाली कमरों में रोशनियां दिखती और गायब हो जाती, और जो लोग अंधेरा होने के बाद पास जाने की हिम्मत करते, वो अक्सर पीले पड़े और कांपते हुए लौटते, एक भारीपन और एक जबरदस्त खौफ की बात करते जो उनसे चिपक जाता था। इसी गांव में जो अपने ही शांत डरों में डूबा हुआ था, आया आरव। वो एक नौजवान लड़का था, ऐसे कॉन्फिडेंस से भरा जो अक्सर लापरवाही की हद तक पहुंच जाता है। गर्मियों में अपने रिश्तेदारों के यहां आया हुआ था। उसने छाया का घर के बारे में दबी दबी कहानियां सुनी, माया और उसकी भटकती आत्मा की बातें, लेकिन गांव वालों के उलट वो ऐसी बातों से आसानी से बहकने वाला नहीं था। वो खुद को लॉजिक वाला आदमी समझता था, जो सिर्फ उसी चीज पर यकीन करता था जिसे वो देख सके और साबित कर सके। गांव वालों की आंखों में डर देखकर उसकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई। उसे उनके अंधविश्वास डरावने के बजाय मजेदार लगते थे, एक पुराने कम समझदार वक्त की निशानी, गैप 2S, या कम से कम वो ऐसा सोचता था। आरव जितना ज्यादा सुनता, उतना ही पक्का इरादा कर लेता उस लेजेंड को चैलेंज करने का। ये बस एक पुराना वीरान घर है, वो अपने परेशान कजिन्स और उसे चेतावनी देने वाले गांव के बुजुर्गों से कहता। ये सब बस बच्चों को डराने की कहानियां हैं। उसने अपना इरादा अनाउंस किया। वो पूरी एक रात, शाम से सुबह तक छाया का घर के अंदर बिताएगा। वो सबको और शायद खुद को भी ये साबित करना चाहता था कि वहां कोई भूत नहीं, कोई भटकता श्राप नहीं, सिर्फ सड़न और इमेजिनेशन है। अपने आसपास सभी की सच्ची मिन्नतों और भयानक चेतावनियों के बावजूद आरव डटा रहा। उसका मन इस दिलेर, या यूं कहें बेवकूफी भरे काम पर पक्का था। रात के लिए उसकी तैयारियां सिंपल थीं, जो उसके स्केप्टिसिज्म को दर्शाती थीं। उसने एक मजबूत पावरफुल टॉर्च पैक की, जिसकी रोशनी किसी भी फिजिकल अंधेरे को चीरने के लिए थी जिससे उसका सामना हो सकता था। और
शायद अपने मेजबानों की गहरी चिंताओं के लिए एक छोटी सी रियायत के तौर पर, या शायद अपने ही मन में दबी एक हल्की सी घबराहट की वजह से उसने एक भगवान की छोटी सी फ्रेम तस्वीर भी ले ली। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया, किसी पक्की श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक इशारे के तौर पर उन अनदेखे डरों के खिलाफ एक तावीज जिन्हें वो सबके सामने नकारता था। वो तैयार महसूस कर रहा था अपने लॉजिक और अपनी रोशनी से लैस उस बदनाम घर की रात में जो कुछ भी हो उसका सामना करने के लिए। जैसे ही शाम आसमान पर फैलने लगी, उसे नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए आरव छाया का घर की तरफ चल पड़ा। गांव की शाम की आम आवाजें, किसी ग्वाले की दूर से आती पुकार, बच्चों की हंसी, बातों की खुसुर उसके पीछे फीकी पड़ती गई। और जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उनकी जगह एक बेचैन कर देने वाली खामोशी ने ले ली। अंधेरे होते आसमान के सामने उसकी सिलुएट बड़ी और डरावनी लग रही थी। चरमराते, जैसे विरोध करते हुए गेट को धक्का देकर खोलते हुए वो झाड़ियों से भरे रास्ते पर बढ़ा। जिस पल उसने भारी सामने का दरवाजा जोर लगाकर खोला और अंदर कदम रखा, एक गहरी ठंडक ने उसे घेर लिया। बाहर की शाम की हवा से कहीं ज्यादा ठंडी। मकड़ी के जाले, कफन जितने मोटे, छतों से लटक रहे थे और हवा में सड़न, धूल और किसी और चीज की, किसी हल्की मीठी पर बहुत बेचैन करने वाली महक भरी थी। आरव की टॉर्च ने ग्राउंड फ्लोर के दमघोंटू अंधेरे को चीरा। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे किसी भूली बिसरी फर्नीचर और सड़ते हुए निशानों को ढकने वाला ग्रे कंबल हो। उसके कदमों की आहट बड़े खाली कमरों में डरावने तरीके से गूंज रही थी। उसके वजन से फर्श के तख्तों की हर चरमराहट, अनदेखे कोनों से आती हर सरसराहट उस गहरी खामोशी में और तेज सुनाई दे रही थी, जिससे उसकी बाहरी बहादुरी के बावजूद उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा था। उसने हर कमरे को तरीके से एक्सप्लोर किया, अंधेरे कोनों में अपनी लाइट डालकर, आधा ये उम्मीद करते हुए कि कोई चूहा भाग जाएगा या कोई चमगादड़ उड़ जाएगा। लेकिन उसे वीरानी और सालों की अनदेखी के भारी बोझ के सिवा कुछ नहीं मिला। जैसे जैसे घंटे बीतते गए और बाहर रात गहरी होती गई, पुराना घर मानो और भी गहरी खामोशी में डूब गया। आरव को एक ठीक ठाक सी कुर्सी मिली, जो शायद कभी लिविंग रूम रहा होगा, और वो रात गुजरने का इंतजार करने का पक्का इरादा करके बैठ गया। उसने अपनी घड़ी देखी, आधी रात होने वाली थी, वो वक्त जिसे अक्सर दुनियाओं के बीच के पर्दे के पतले होने से जोड़ा जाता है। जैसे ही यह ख्याल उसके दिमाग में आया, एक आवाज ने खामोशी को तोड़ा। पहले तो वो बहुत हल्की थी, लगभग सुनाई न देने वाली, लेकिन फिर वो साफ होती गई। किसी के सिसकने की जानी पहचानी आवाज, एक दर्द भरी, दिल दहला देने वाली चीख, जो मानो घर के ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ रही थी। आरव का खून ठंडा पड़ गया। ये कोई आम आवाज नहीं थी। उसकी शुरुआती बहादुरी डगमगा गई। उसकी जगह एक आदिम डर ने ले ली। फिर भी एक अजीब सी क्यूरियोसिटी उसे आगे धकेल रही थी। अपनी टॉर्च को कसकर पकड़े हुए, जिसकी रोशनी उसके हाथ में हल्की कांप रही थी, वो टूटी फूटी चरमराती लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम उसके वजन से कराह उठता, जैसे घर के दर्द भरे राजों में उसके घुसने का विरोध कर रहा हो। लैंडिंग पर पहुंचकर वो रोने की आवाज के पीछे पीछे एक अंधेरे गलियारे के आखिर में एक बंद दरवाजे तक गया। एक गहरी सांस लेकर उसने उसे धक्का देकर खोला। अंदर एक अजीब सी रोशनी में नहाया हुआ, जो किसी जानी पहचानी जगह से नहीं आ रही थी, एक साया खड़ा था। वो एक औरत थी, पारदर्शी सी और दुखी। उसकी आंखें गहरे तालाबों जैसी थीं, जिनमें एक पुराना दर्द और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली नफरत झलक रही थी। वो माया थी। उसकी आवाज, एक फुसफुसाहट जो जैसे हर जगह से और कहीं से नहीं आ रही थी, ने पूछा, तुम मेरे घर क्यों आए हो? तुम मेरी तन्हाई में खलल क्यों डाल रहे हो? फौरन आरव के पीछे का दरवाजा एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ जोर से बंद हो गया और वो लगभग अंधेरे में डूब गया, सिवाय माया की भूतिया रोशनी के। दहशत ने आरव को अपनी बर्फीली पकड़ में जकड़ लिया। वो सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस जिनसे वो चिपका हुआ था, कांच की तरह टूट गए। ये असली था, ये हो रहा था। उसने बुरी तरह अपनी जेब में भगवान की वो छोटी फ्रेम तस्वीर टंगी, उसका आखिरी सहारा, सुरक्षा का वो निशान जिस पर अब उसे बुरी तरह यकीन करने की जरूरत थी। कांपते हाथों से उसने उसे निकाला और ऊपर उठाया, होठों पर एक खामोश दुआ, उम्मीद करते हुए कि उसकी पवित्र शक्ति उसके सामने मौजूद भूतिया साये को दूर भगा देगी। लेकिन सुकून देने के बजाय वो तस्वीर अजीब तरह से उसके हाथ में गर्म होने लगी। उसकी डरी हुई आंखों के सामने
कागज की वो तस्वीर सुलगने लगी, फिर गुस्से वाली अपवित्र आग में जल उठी। भगवान का चेहरा सेकंडों में झलकर काला हो गया, पीछे सिर्फ तीखे धुएं का एक हल्का सा गुब्बार छोड़ गया। जैसे ही पवित्र तस्वीर के आखिरी अंगारे बुझे, बाहर एक कान फाड़ देने वाली बिजली कड़की, इतनी जोरदार कि लगा छाया का घर की नींव ही हिल गई। वो पुराना स्ट्रक्चर आरव के चारों ओर कराह उठा और कांप गया। छत से धूल और मलबा बरसने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी जो तस्वीर में आग लगने पर उसने डर के मारे गिरा दी थी, फर्श पर अजीब तरह से टिमटिमा रही थी। जंगली नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं, जो सड़ती दीवारों पर तड़पती आत्माओं की तरह ऐंठ रही थीं। माया का भूतिया रूप और ठोस होता दिखा। उसका दुखी चेहरा कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में बदल गया। उसकी आंखें एक पुराने गुस्से से जल रही थीं। हवा भारी दमघोंटू हो गई, एक अनकहे खतरे से भर गई। मायूसी ने आरव को हिम्मत दी। उसे बाहर निकलना ही था। वो उस डरावने साए से बचकर भागा। उसकी आंखें बचने का कोई भी रास्ता ढूंढ रही थीं। दरवाजा बंद था। उसके पागलों जैसे धक्कों से टस से मस नहीं हो रहा था। उसकी नजर कमरे की गंदी खिड़की पर पड़ी। एड्रेनलिन के एक झटके के साथ वो उसकी तरफ लपका। अपनी अब खराब होती टॉर्च के पिछले हिस्से से नाजुक शीशा तोड़ने लगा। शीशे के टुकड़े अंदर बाहर उड़े। उसने टूटे हुए छेद से झांका। उम्मीद कर रहा था कि नीचे जमीन दिखेगी, सुरक्षा में कूदने का कोई रास्ता, चाहे कितना भी रिस्की क्यों ना हो। लेकिन उसे जो दिखा वो था बिल्कुल अंधेरे का एक अथाह घूमता हुआ गड्ढा, एक शून्य जो अनंत तक फैला हुआ लगता था। कोई उम्मीद नहीं, कोई जमीन नहीं, सिवाय न खत्म होने वाले शून्य में गिरने के कुछ नहीं। अगली सुबह जब आरव वापस नहीं आया तो चिंता से हिम्मत जुटाकर कुछ परेशान गांव वाले सावधानी से छाया का घर के पास पहुंचे। सूरज तेज चमक रहा था, फिर भी घर मानो रोशनी को सोख रहा था, अपने रोज के अंधेरे में लिपटा हुआ। उन्होंने आरव का नाम पुकारा। उनकी आवाजें हल्की कांप रही थीं, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। हिम्मत बांधकर उन्होंने सामने का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का हिस्सा पहले की तरह शांत और वीरान था, लेकिन वहां किसी संघर्ष के या कम से कम किसी घबराई हुई मौजूदगी के निशान थे। टूटे हुए मुख्य दरवाजे के पास धूल भरे फर्श पर उन्हें एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा दिखा। एक गहरा अशुभ सा धब्बा जो परेशान करने वाले तरीके से सूखे खून जैसा लग रहा था, और पास में आरव की मजबूत टॉर्च, अब टूटी हुई, उसका बल्ब चकनाचूर और उसकी केसिंग कुछ पिघली हुई जैसे किसी तेज गर्मी से। खुद आरव का कोई नामो निशान नहीं था। आरव को फिर कभी देखा या सुना नहीं गया। ऐसा लगा जैसे छाया का घर ने उसे पूरा निगल लिया हो, उसके वजूद को अपने दुखों और राजों के कलेक्शन में शामिल कर लिया हो। उसका गायब होना घर की पहले से ही भयानक लेजेंड की कहानी में बुना हुआ एक और काला धागा बन गया। गांव वाले इसके बारे में दबी डरी हुई आवाजों में बात करते थे। ये कहानी उनके गहरे डरों को और पक्का करने का एक भयानक जरिया बन गई। छाया का घर रामपुर के किनारे पर खड़ा रहा, खामोश, उदास और पहले से कहीं ज्यादा डरावना। माया और उसके शापित घर के अंदर के सायों के बारे में कानाफूसी और तेज हो गई। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के पर्दे के ठीक पीछे छिपे अंधेरे की एक लगातार रोंगटे खड़े कर देने वाली याद, ये पक्का करते हुए कि छाया का घर आने वाली पीढ़ियों तक अनडिस्टर्ब्ड रहेगा।